हेलो दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। आज से हम लोग बच्चे यूपी जीआईसी के लिए यूपी जीआईसी में जो लेक्चरर के लिए वैकेंसीज आई है और उसमें आज बच्चे हम लोग नागरिक शास्त्र से संबंधित क्लासेस जो हैं वो एवी क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही हैं, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले बच्चे राजनीतिक अवधारणाओं को समझेंगे, यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझेंगे बच्चे। क्योंकि पॉलिटिकल कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है बच्चे, तो पॉलिटिकल कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं बच्चे, तो आपको जो प्राइमरी स्टेज का पेपर है बच्चे, जिसमें जीएस और नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन से बच्चे, जिसमें 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 40 क्वेश्चन जो है बच्चे वो जीएस से हैं और 80 जो क्वेश्चन हैं बच्चे वो मेन नागरिक शास्त्र से आएंगे बच्चे, यानी सिविक्स से आएंगे। तो वहां पे हमें अगर राजनीतिक अवधारणाओं की क्लियरिटी है बच्चे, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव में हमें हेल्प मिलेगा ही मिलेगा राजनीतिक अवधारणाओं से बच्चे, और प्लस राजनीतिक अवधारणाओं का उपयोग हम लोग बच्चे मेंस में कर सकते हैं, जहां पे आपका पॉलिटिकल साइंस जो है वो लगभग 300 मार्क्स का है बच्चे, और वहां पे जो आंसर आपको देने हैं बच्चे वो सब्जेक्टिव के फॉर्म में देने हैं, सब्जेक्टिव आंसर देने हैं। तो सब्जेक्टिव आंसर्स तभी बेहतर लिखे जा सकते हैं बच्चे जब आपको पॉलिटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर पॉलिटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे तो आप बहुत अच्छा सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिख सकते। तो सब्जेक्टिव आंसर लिखने के लिए हमें पॉलिटिकल कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है बच्चे। और पॉलिटिकल कंसेप्ट में बच्चे जिस कंसेप्ट को आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चे नागरिक शास्त्र में यानी सिविक्स में, वो देखेंगे स्टेट पे बच्चे, यानी राज्य पे। यानी राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के कार्य क्या है, राज्य की विशेषताएं क्या होती है, इन सभी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले राज्य की एक बेसिक हमें परिभाषा पता होनी चाहिए बच्चे, यानी राज्य जो है वो एक सामाजिक समिति होती है। राज्य जो है वो एक सामाजिक समिति है बच्चे, ठीक है। राज्य जो है वो एक सामाजिक समिति है, या जिसको आप लोग सोशल एसोसिएशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अच्छा सोशल एसोसिएशन क्या होता है, यानी सामाजिक समिति क्या होती है बच्चे। तो सामाजिक समिति उस परिस्थिति को बोला जाता है बच्चे, या उस विशेष अवस्था को बोला जाता है बच्चे, जहां पे संगठित समूह किसी लक्ष्य को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। यानी जो सोशल एसोसिएशन होता है बच्चे, सोशल जो एसोसिएशन होता है उसमें बोला जाता है कि एक संगठित समूह है और उस संगठित समूह के द्वारा विशेष और सामान्य लक्ष्यों के लिए अगर कार्य किया जा रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं। तो राज्य जो है वो एक सामाजिक समिति है। सामाजिक समिति की परिभाषा क्या होती है बच्चे, तो वहां पे बताना है कि किसी विशेष और सामान्य लक्ष्य के लिए संगठित समूह के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक समितियां बोलते हैं, सामाजिक समिति बोलते हैं, सोशल एसोसिएशन बोलते हैं। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है बच्चे कि समाज में कई तरीके की सामाजिक समितियां होती हैं बच्चे, सोशल एसोसिएशन होते हैं, और उस सोशल एसोसिएशन में जब हम आते हैं बच्चे तो वहां पे जनरली हम लोग राजनीतिक दल को देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी भी बच्चे एक प्रकार का संगठित समूह है जो किसी विशेष लक्ष्य के लिए क्या करता है, कार्य करता है, किसी विशेष लक्ष्य के लिए कार्य करता है या फिर किसी सामान्य लक्ष्य के लिए कार्य करता है। तो इस आधार पे बोल सकते हैं बच्चे कि जो राजनीतिक दल है वो एक सामाजिक समिति है बच्चे। तो जब आप राजनीतिक दल को एक सामाजिक समिति बता रहे हो बच्चे, तो उसी प्रकार से जो राज्य होता है बच्चे, इसके भी कुछ विशेष लक्ष्य होते हैं और कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं, ठीक है। कुछ जनरल गोल्स होते हैं और कुछ स्पेशल गोल्स होते हैं। इसलिए ही बच्चे राज्य को एक सामाजिक समिति बोली जाती है बच्चे। क्लियर इतनी चीजें आप लोगों को जहां तक लगता है मुझे समझ में आ चुका होगा। अब राजनीतिक जो दल है बच्चे, इसको भी आप एक सामाजिक समिति बोल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल और राज्य में अंतर होता है। राजनीतिक दल और राज्य में अंतर होता है, ये अंतर हम लोग आगे करेंगे। जैसे स्वयंसेवी संगठन, जो सब स्वयंसेवी संगठन होते हैं बच्चे, वो भी एक प्रकार से क्या होते हैं, सामाजिक समिति होते हैं, सामाजिक समिति है बच्चे, ठीक है। और किसी विशेष और सामान्य लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जैसे राजनीतिक दल का मेन और मुख्य कार्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना, शासन करना।
और स्वयं सेवी संगठन जो होते हैं उनका कार्य होता है कि नागरिक समाज की जो मांगे हैं वो सरकार से क्या की जाए, दिलाई जाए। तो ये स्वयंसेवी संगठन की क्या होगी, एक परिभाषा होगी बच्चे। अब आगे आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं बच्चे कि गार्नर जो है बच्चे वो राज्य को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। गार्नर के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है। तो गार्नर ने जो राज्य की परिभाषा दी है बच्चे, वो हो सकता है कि कभी आपसे सीधा पेपर में परिभाषा दे दी जाए और सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है। अब गार्नर ने राज्य की परिभाषा क्या दी कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का संगठन, यानी राज्य को हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य, आपसे अगर कोई पूछता है कि राज्य क्या है तो आप बोल सकते हैं कि लोगों के समूह को हम लोग राज्य बोलते हैं, या लोगों के संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। यानी राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का संगठन है जिसकी एक संगठित स्वतंत्र सरकार होती है, जिसके आदेशों का पालन उस भाग के लोग, उस भूभाग के लोग करते हैं। यानी जो राज्य होता है उस राज्य में एक खास बात क्या होती है, उसकी एक निश्चित भूभाग होती है। दूसरा उसमें खास बात क्या होगी कि वहां पे व्यक्ति जो है वो संगठन बना के रहते हैं। तीसरी बात क्या होगी, क्योंकि उसमें एक सरकार होती है, स्वतंत्र एक सरकार होती है। और चौथी बात हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके आदेशों का एक प्रकार से क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। तो ये विशेषता अगर किसी भी परिस्थिति में दिख रही है तो उसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, या राज्य जैसी संस्था बोल सकते हैं। आगे आते हैं बच्चे, गेटले ने उन्होंने बोला कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जो तत्व होता है आबादी, दूसरा तत्व जो होता है क्षेत्र, तीसरा जो तत्व होता है सरकार, और जो चौथा तत्व होता है बच्चे वो होता है संप्रभुता। यानी जब भी राज्य की परिभाषा दी जाएगी बच्चे तो उसमें ये 4 विशेषताएं आपको देखनी पड़ेगी, और इन 4 विशेषताओं को अगर आप बताते हैं तभी जाकर राज्य की अवधारणा जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो राज्य को एक सामाजिक समिति के रूप में देखना है। राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, उसमें व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, वहां पे एक स्वतंत्र सरकार होती है जिसके आदेशों का उस भूभाग में रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं, पालन करते हैं। गेटले ने बोला कि राज्य के 4 तत्व हैं। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, आबादी, सरकार, क्षेत्र और संप्रभुता। अब एक एक चीजें हमें समझनी होती है कि आबादी मतलब जो जनसंख्या है, जो लोग हैं वो एक प्रकार से क्या हो गई, आबादी हो गई। और जो राज्य होता है उसका अपना एक क्या होता है, क्षेत्र होता है, अपना उसका एक क्या होगा, क्षेत्र होगा, उसकी अपनी एक निश्चित भूभाग होती है। और सरकार जो होती है वो सरकार का काम होता है राज्य की अभिव्यक्ति करना। जो सरकार होती है वो राज्य की एक प्रकार से क्या करती है, अभिव्यक्ति करती है। सरकार का कार्य होता है राज्य के लोगों के लिए कानून बनाना, कानून को लागू करना, ठीक है। ये जो कार्य किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो संप्रभुता का मतलब ये होता है बच्चे कि किसके पास एक प्रकार से असीम शक्तियां हैं, किसके पास एक प्रकार से असीम शक्तियां हैं। तो ये 4 विशेषताएं जहां भी देखेंगे बच्चे उसको हम उस व्यवस्था को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं, या उस परिस्थिति को एक प्रकार से क्या बोला जा सकता है, राज्य बोला जा सकता है। अब यहाँ पर एक एक चीजें हमें समझनी होती है बच्चे कि आबादी क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है, सरकार क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। बच्चे देखो बच्चों, जो राज्य के अस्तित्व के लिए यानी राज्य के अस्तित्व के लिए आबादी एक आवश्यक तत्व है। बिना आबादी के राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना आबादी के आप राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हो। यानी राज्य के लिए आबादी होना आवश्यक चीज है। दूसरी जो चीजें आती है कि राज्य के अस्तित्व के लिए क्षेत्र भी जो होता है वो एक आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि बिना क्षेत्र के राज्य की परिभाषा पूरी नहीं होती है। और राज्य के अभिव्यक्ति के लिए सरकार भी होनी चाहिए। और सरकार का कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना,
और जो अगर उस राज्य में न्यायपालिका अगर है तो वो कहीं ना कहीं उस कानून की क्या करेगी, व्याख्या करेगी। लेकिन राज्य के जो कानून होंगे, राज्य के जो कानून होते हैं बच्चे, वो उस राज्य में जितनी भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए नियम या फिर उनके द्वारा बनाए गए कानून, राज्य के कानून उन संस्थाओं के कानून से सर्वोच्च होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के अंतर्गत बहुत सारी समितियां होती हैं और उन समितियों को अनुशासित करने के लिए उनके बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन राज्य के जो नियम है और जो राज्य के कानून है उन संस्थाओं के कानून से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। इसलिए राज्य जो है वो एक प्रकार से संप्रभु है, यानी राज्य में एक प्रकार से संप्रभुता का भी क्या किया जाता है, गुण पाया जाता है। और आगे बच्चे तुम संप्रभुता को दो भागों में बांट कर देख सकते हो, एक तो आंतरिक संप्रभुता और एक क्या होती है, बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, यानी संप्रभुता का मतलब जो भी संप्रभु संस्था होगी बच्चे, उसके पास एक प्रकार से क्या हो सकती है, असीम शक्तियां हो सकती है, असीम शक्तियां होंगी बच्चे। जिस संस्था को अगर हम किसी भी संस्था को अगर हम संप्रभु संस्था बोल रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि वो संस्था के पास असीम शक्तियां हैं, यानी वो संस्था अपने आंतरिक मामलों से संबंधित भी निर्णय खुद करेगी और वो संस्था बाह्य मामलों से संबंधित भी निर्णय क्या करती है, खुद करती है। तो इस प्रकार की संस्था को हम लोग संप्रभु बोलते हैं। असीम जो जिसके पास असीम ताकत होती है उसको संप्रभु बोला जा सकता है। जैसे लोकतंत्र, जहां पे लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां संप्रभुता राज्य की होती है। जैसे भारत क्या है, एक राज्य है, भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य कैसे, क्योंकि भारत की एक निश्चित एक आबादी है, भारत का एक निश्चित क्षेत्र है, भारत में एक चुनी हुई सरकार है और भारत के पास क्या है, संप्रभुता। यानी भारत के जो लोग हैं उनसे संबंधित निर्णय और आदेश देने का अधिकार किसको है बच्चे, भारत राज्य को। और प्लस भारत जो है वो बाहरी देशों के साथ, बाह्य देशों के साथ किस प्रकार का संबंध भारत का होना चाहिए, ये भी निर्णय कौन करेगा, भारत राज्य करेगा। तो ये एक राज्य की क्या होती है, परिभाषा होती है बच्चे। ये राज्य की हम लोग ने क्या देखा, एक परिभाषा देखा बच्चे। दूसरी जो चीजें हमें समझनी होती है बच्चे, जिस पर डिबेट भी चलता रहता है कि अच्छा राज्य के कार्य क्या है बच्चे, राज्य का कार्य क्या है, राज्य की आवश्यकता क्यों हुई बच्चे। तो राज्य की आवश्यकता क्यों हुई, राज्य की आवश्यकता क्यों हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इन सभी पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं बच्चे। अगर हम लोग प्लेटो और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर राज्य की उत्पत्ति को समझना है तो प्लेटो और एरिस्टोटल का मानना है बच्चे कि राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है, राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है। दूसरी चीज है, राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य जो है वो लोगों के सद्गुणों के लिए क्या किया गया, निर्मित किया। सद्गुण का मतलब है बच्चे, यहाँ पे सद्गुण का जो अर्थ है बच्चे वो है, सद्गुण का अर्थ जो है बच्चे वो गुड लाइफ से रिलेटेड है। सद्गुण जो है वो कहीं ना कहीं गुड लाइफ से क्या है बच्चे, संबंधित है। तो ये चीजें, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है, राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य जो है लोगों के अच्छे जीवन के लिए बना है, राज्य जो है लोगों के सद्गुणों के लिए निर्मित हुआ। ये बात हम प्लेटो में देख सकते हैं बच्चे। एरिस्टोटल में भी ये चीजें आपको देखने को मिलती है। यानी राज्य पे जो प्लेटो की परिभाषा है बच्चे, सेम वही परिभाषा हमें एरिस्टोटल की भी देखने को मिलती है। अगर इसको भारतीय राजनीतिक चिंतन में लेकर जाते हैं बच्चे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जब हम राज्य की कल्पना करते, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो राज्य तो आपको दिख रहा है, लेकिन राज्य से पहले की जो अवस्था है बच्चे, उस अवस्था को पॉलिटिकल साइंस में प्राकृतिक अवस्था बोला जाता है। प्राकृतिक अवस्था बोला जाती है। राज्य से पहले की जो अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अवस्था। तो भारतीय राजनीतिक विचारक उस प्राकृतिक अवस्था को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, मत्स्य न्याय की
पद्धति से, वत्स न्याय की विधि के द्वारा वो राज्य की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे हम लॉक और हॉब्स और रूसो को पढ़ते हैं बच्चे, तो वहां राज्य को जो परिभाषित किया जाता है बच्चे, वो राज्य को सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। तो जब आपसे क्वेश्चन आएगा बच्चे कि राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो वहां पे बच्चे आपको प्लेटो टिक करना पड़ेगा। अगर ये आता है कि राज्य जो है वो सामाजिक समझौते के द्वारा निर्मित हुआ है बच्चे, तो जब हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देखते हैं बच्चे, तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था बच्चे, वो सबसे पहले हॉब्स के द्वारा दिया गया, उसके बाद लॉक के द्वारा दिया गया और उसके बाद रूसो के द्वारा दिया गया। ये चीज है। और राज्य की उत्पत्ति, ये तो हमने पाश्चात्य विचारकों के अनुसार देख लिया। अगर राज्य की उत्पत्ति बच्चे भारतीय विचारकों के द्वारा देखना है, जिसमें हम लोग कौटिल्य को देखते हैं बच्चे, मनु को देखते हैं, शुक्र नीति, शुक्राचार्य को देखते हैं, तो उनके अनुसार जो राज्य है बच्चे, तो अगर मनु के अनुसार अगर राज्य को देखोगे बच्चे, तो राज्य जो है उसकी उत्पत्ति दैवीय आधार पे हुई है। ये मनु के अनुसार है बच्चे कि अगर मनु के अनुसार पूछा जाए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, दैवीय आधार पे। दैवीय आधार का मतलब क्या होता है बच्चे? दैवीय आधार का मतलब ये होता है कि ईश्वर के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, ईश्वर के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो जहां पे ये बोला जा रहा है कि ईश्वर के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है बच्चे, तो वहां पे सीधा समझना है कि राज्य का ये दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत पे भी राज्य की उत्पत्ति को हम लोग समझाते हैं। कौटिल्य के अनुसार जब आते हैं बच्चे, तो वहां पे राज्य की उत्पत्ति पाश्चात्य जो विचारक लॉक और हॉब्स और जो रूसो हैं बच्चे, उनके विचारों जैसा ही दिखता है। वहां पे जो कौटिल्य है बच्चे, वो उनके द्वारा ये बताया जाता है कि राज्य से पहले की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक अवस्था। और जो प्राकृतिक अवस्था है बच्चे, कौटिल्य के अनुसार वो भी क्या है? अराजकता की है। और इस स्थिति को बच्चे मत्स्य न्याय की स्थिति बोली गई है बच्चे। मत्स्य न्याय की स्थिति क्या होती है? मत्स्य न्याय की स्थिति का मतलब ये होता है बच्चे, जहां बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शोषण कर रही हैं, या फिर बड़ी मछलियों के द्वारा छोटी मछलियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस स्थिति को मत्स्य न्याय बोला जाता है। और ये जो स्थिति है वो अराजकतापूर्ण है। और इस स्थिति में जो छोटी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों से बचना चाहती हैं, इसके लिए वो कहीं ना कहीं एक संगठन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। उसी आधार पे बोला गया था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो मत्स्य न्याय के आधार पे हुआ है। मनु के अनुसार अगर देखेंगे तो दैवीय आधार बताया जाता है बच्चे। प्लेटो और एरिस्टोटल के अनुसार जब राज्य की उत्पत्ति देखेंगे बच्चे, तो वहां पे राज्य की उत्पत्ति बताई जाएगी विकास का परिणाम, यानी डेवलपमेंट माना जाता है बच्चे कि राज्य जो है वो लोगों की आवश्यकता के लिए निर्मित हुआ है। और राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि राज्य अगर किसी के लिए आवश्यक नहीं है बच्चे, तो वो राज्य अगर किसी के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो फिर या तो वो पशु है या फिर वो ईश्वर है बच्चे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बच्चे। तो हाँ, ऑप्शन में आपको एरिस्टोटल को टिक करना पड़ेगा बच्चे। जब हम एरिस्टोटल और प्लेटो से जब आगे निकलते हैं बच्चे, तो फिर हम लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आते हैं। और जहां पे हॉब्स के द्वारा सबसे पहले ये बताया गया कि राज्य जो है वो एक मानव निर्मित संस्था है। और राज्य जो है वो मानव निर्मित संस्था है, इसके पीछे उन्होंने तर्क देने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इस्तेमाल, जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि राज्य जो है वो एक मानव निर्मित संस्था है, राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है। राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है, राज्य जो है वो एक यांत्रिक है। यानी जो हॉब्स हैं बच्चे, हॉब्स के विचारों पे गैलीलियो का प्रभाव बहुत अधिक है। और गैलीलियो ने
मैकेनिक्स का कंसेप्ट दिया था, यांत्रिकी का कंसेप्ट गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो हॉब्स ने जब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया बच्चे, तो उन्होंने गैलीलियो के नियम्स के क्या किए थे, उपयोग किए थे। यानी उन्होंने भौतिकीय तरीके से उन्होंने क्या किया था, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की थी। और उनके द्वारा ये बोला गया था कि राज्य जो है वो एक अणु के समान है, और जो अणु होते हैं बच्चे वो स्वतः गतिशील होते हैं। अणु जो होते हैं वो स्वतः गतिशील होते हैं। तो जब कोई विचारक ये बोलता है कि राज्य एक अणु है और राज्य जो है वो लोगों का समुच्चय है, तो सीधा ये बात क्लियर होती है बच्चे वहां पे कि जो हॉब्स हैं वो कहीं न कहीं व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाद का दर्शन उनके विचारों में हो रहा है, और कहीं न कहीं वहां उनके विचारों में उदारवाद का दर्शन हो रहा है। बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि ऐसे कौन से पाश्चात्य विचारक हैं जिनके विचारों में सबसे पहले व्यक्तिवाद का दर्शन हो। व्यक्तिवाद के पिता कौन है, ये बाद की बात है बच्चे। व्यक्तिवाद का जो दर्शन है वो सबसे पहले किसके विचारों में देखा गया था बच्चे, तो वो हॉब्स के विचारों में हम सबसे पहले व्यक्तिवाद का दर्शन देखते हैं बच्चे। और उदारवाद का भी जो दर्शन है बच्चे वो हॉब्स के विचारों में। लेकिन हम लोग हॉब्स को व्यक्तिवाद के पिता क्यों नहीं बोलते हैं, जनक क्यों नहीं बोलते हैं, वो अलग एक चीज है बच्चे, वो बता भी दूंगा मैं कि हॉब्स को, ठीक है ना, व्यक्तिवाद का पिता क्यों नहीं बोला जाता है या उदारवाद के पिता क्यों नहीं बोले जाते हैं, क्योंकि लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का पिता बोला जाता है बच्चे। तो ये यानी हॉब्स पहले व्यक्ति थे बच्चे जिन्होंने ये बताया कि राज्य जो है वो एक सामाजिक समझौते के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यानी सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें और भी आपको समझने के लिए बच्चे कि जब हम सामाजिक समझौते को देखते हैं बच्चे, तो हॉब्स का भी सामाजिक समझौता है, लॉक का भी सामाजिक समझौता है, और रूसो का भी सामाजिक समझौता है। ये तीन लोगों के द्वारा सामाजिक समझौता दिया गया था। लेकिन इन तीनों लोगों के सामाजिक समझौते में बच्चे आपको अंतर करने आना चाहिए। हॉब्स ने राज्य से पहले, यानी मान लेते हैं बच्चे ये मेरा राज्य है, और इससे पहले की जो ये पूरा खाली जो ब्लैक बोर्ड है बच्चे, ये मान लेते हैं कि प्राकृतिक अवस्था है। ये मान लेते हैं बच्चे कि ये प्राकृतिक अवस्था है। हॉब्स ने बोला कि जो प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है, यहां पे युद्ध की स्थिति है, लोग स्वार्थी हैं, डरे हुए हैं, भय है, और यहां पे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। यहां पे आत्मसंरक्षण जैसी चीजें नहीं, आत्मसंरक्षण जैसी चीजें नहीं। तो लोगों ने यहाँ पे एक समझौता किया, और उस समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई, सरकार की उत्पत्ति हुई, और नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई। लेकिन हॉब्स ने इन तीनों में अंतर नहीं किया। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग इस प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षा नहीं था, भय थी, अशांति था, डर था। इससे लोग अपने आप को क्या करना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे, और इस डर को दूर करना चाहते थे, या इस डर पे एक नियंत्रण पाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने किसका निर्माण किया, राज्य का निर्माण किया। तो राज्य जो है वो एक सामाजिक समझौते का परिणाम। तो हॉब्स में बच्चे एक समझौता है बच्चे, यहाँ पे एक समझौता आपको मिलेगा राज्य की उत्पत्ति के लिए। जब आप लॉक को पढ़ेंगे बच्चे तो यहाँ पे दो समझौता मिलता है, और जब रूसो को पढ़ेंगे बच्चे तो रूसो में इन दोनों विचारकों के गुण पाए जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे भी जो समझौता है ना वो एक ही समझौता है बच्चे, एक ही समझौता यहाँ पर भी देखा जाता है। लेकिन रूसो ने राज्य को उसी तरीके से परिभाषित किया था बच्चे जिस तरीके से प्लेटो और अरस्तु ने किया है बच्चे। तो राज्य की उत्पत्ति के पीछे हमने दो तीन सिद्धांत देखे। एक तो दैवीय सिद्धांत देखा, यानी मनु के अनुसार राज्य जो है वो राज्य की जो उत्पत्ति है या राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य को ईश्वर ने बताया है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है वो एक विकास का परिणाम है। अगर हम सामाजिक समझौते को देखते हैं बच्चे तो सामाजिक समझौते के अनुसार जो राज्य है वो एक समझौते का क्या है,
परिणाम है। एक समझौते के बाद राज्य की उत्पत्ति हुई है और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया जाता है बच्चों वो हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा दिया जाता है। इनको हम लोग आगे, मैं आप लोगों को हॉब्स को डिटेल में करा दूंगा बच्चे, लॉक को भी डिटेल में कराया जाएगा और रूसो को भी डिटेल में कराया जाएगा। अभी हम लोग बस बेसिक चीजें जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य क्या है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, राज्य पे गार्टल की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या परिभाषाएं हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम लोग राज्य की अवधारणा में, इतनी राज्य की अवधारणा के बारे में अगर इतना भी हमें पता है तो भी मैं कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे उसके डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से आपसे क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। और जब भी राज्य को आप लिख रहे हैं बच्चे सब्जेक्टिव के फॉर्म में, वहां पे राज्य को एक सामाजिक समिति के रूप में आपको बताना है। और सामाजिक समिति वो संस्था होती है जो किसी सामान्य लक्ष्य या किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य करती है। जैसे समाज में बहुत सारी समितियां होती हैं बच्चे, जैसे मैंने राजनीतिक दल का दिया कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका विशेष उद्देश्य क्या है, उनका विशेष उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना, शासन में आना, ये उनका विशेष। जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं बच्चे, ये भी समाज में समिति के रूप में कार्य करते हैं, इनका काम होता है जनता के हित के लिए कार्य करना। और फिर मैंने जल्दी से आपको आबादी, सरकार, क्षेत्र और संप्रभुता के बारे में बताया। और संप्रभुता का मतलब असीम संप्रभुता, असीम संप्रभुता का मतलब जिसके पास आंतरिक शक्तियां भी हैं और बाह्य शक्तियां भी हैं, जहां पे मैंने आपको भारत का उदाहरण दिया बच्चे। तो आज की क्लास में हम लोग राज्य की अवधारणा पे, राज्य की अवधारणा को मैंने आप लोगों को इतना समझाया और जहां तक लगता है मेरे को वो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यूपीजीआईसी सिविक्स की पूरी क्लासेस जो है बच्चे वो एबी क्लासेस के थ्रू दी जा रही हैं और बैचेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे हम एबी क्लासेस के थ्रू कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम क्लासेस जो है फ्री में एबी क्लासेस के थ्रू आपको यूट्यूब पे क्या किया जाए, अवेलेबल कराया जाए।